नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि क्षेत्र का रहेगा प्रमुख योगदान। देश में किए जा रहे कृषि सुधार बनेंगे समग्र विकास का आधार। केंद्र के सहयोग से देश में 20 मेगा फूड पार्क स्थापित, 17 अन्य प्रोजेक्ट भी मंजूर। किसानों के जीवन में समृद्धि लाएगा मेगा फूड पार्क। केंद्र सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण को बनाया आत्मनिर्भर भारत का एक प्रमुख क्षेत्र। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए केरल के पलक्कड़ जिले में राज्य के पहले व देश के 20वें मेगा फूड पार्क का शुभारंभ केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन ने किया। इस मौके पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली भी उपस्थित थे। इस पार्क में 25 से 30 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों में 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश आएगा। ये पार्क 5000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार प्रदान करेगा और 25,000 से ज्यादा किसानों को लाभान्वित करेगा। इससे फल, सब्जियों व अन्य मूल्य वर्धित उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा। पार्क में खाद्य प्रसंस्करण की आधुनिक अवसंरचना से केरल व आसपास के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। उत्पादकों, प्रोसेसर व उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा। देश में 20 मेगा फूड पार्क केंद्र के सहयोग से खुल चुके हैं। 17 अन्य प्रोजेक्ट भी मंजूर कर दिए गए हैं, जिनमें केरल के अलेप्पी जिले में भी एक पार्क का अनुमोदन किया गया है। इस मेगा फूड पार्क से पलक्कड़ जिले के साथ साथ मलप्पुरम जिले के आसपास और केरल के त्रिशूर व तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के लोगों को भी फायदा होगा। कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के अनुरूप वर्ष 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि क्षेत्र का प्रमुख योगदान रहेगा। देश में हो रहे कृषि सुधार समग्र विकास का आधार बनेंगे। जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट। कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के अनुरूप वर्ष 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि क्षेत्र का प्रमुख योगदान रहेगा। देश में हो रहे कृषि सुधार समग्र विकास का आधार बनेंगे। खेती किसानी में लागत कम करने के साथ ही उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाए बिना इस लक्ष्य की पूर्ति संभव नहीं है। अभी कोरोना संकट के विपरीत दौर में भी कृषि क्षेत्र ने सकारात्मक योगदान दिया है। वर्ष 2009-10 में जहां देश में कृषि मंत्रालय का बजट 12,000 करोड़ रुपए होता था, अब ये 1,34,000 करोड़ रुपए है। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने MSP में भी बढ़ोतरी की है। देश में 86% छोटे किसान हैं, जिनके पास गांव तक निजी निवेश पहुंचने से ही नई कृषि क्रांति का सूत्रपात होगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 6,850 करोड़ रुपए के बजट से 10,000 नए FPO बनाने की स्कीम शुरू की है। कृषि क्षेत्र की गैप्स भरने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख रुपए के एग्री इंफ्रा फंड की शुरुआत की है। पैकेज का ये पैसा गांव-गांव पहुंचेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, जिससे कृषि विभिन्न आयामों से जुड़ेगी। कृषि सुधार के नए कानून बनने व बदलाव से आने वाले कल में किसान मार्गदर्शन करने वाला होगा। मध्य प्रदेश में खेती काफी अग्रणी स्थिति में है। मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य के रूप में भी जाना जाता है।
इसमें इस विश्वविद्यालय ने अपने शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से बेहतर योगदान दिया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति पिछले दिनों आई। कृषि के पूर्व छात्रों का सूचना तंत्र, एल्यूमिनी नेट तथा ऑनलाइन एक्रेडिटेशन सिस्टम का प्रारंभ इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अत्याधुनिक तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, इमेज एनालिसिस आदि का उपयोग अब कृषि में भी होगा, जिसका लाभ हम सबको मिलेगा। उच्च तकनीकों को सरल करते हुए इन्हें किसानों की उपज के बाजारीकरण व आय बढ़ाने में उपयोगी बनाकर प्रचारित किया जाएगा तथा अनुसंधान से खेती में आने वाली चुनौतियों पर विजय प्राप्त करना होगा। कार्यक्रम में छिंदवाड़ा के श्री शैलेंद्र कौरव और नरसिंहपुर के श्री राव गुलाब सिंह लोधी को कृषक फेलो सम्मान और बैतूल की श्रीमती लक्ष्मी बर्ते, बालाघाट की श्रीमती कौशल मरकार और पन्ना की श्रीमती कोमल बाई को उत्कृष्ट आदिवासी कृषक सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया। हमारे देश में ज्यादातर खेती आज भी बारिश के पानी पर निर्भर है। सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी न मिल पाने की वजह से उपज पर बहुत बुरा असर होता है, लेकिन सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां कम पानी की समस्या का बेहतर समाधान है। दलहन का कटोरा कहे जाने वाले हमीरपुर जिले में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली ने खेती को बेहतर बनाने में बड़ा योगदान दिया है। आइए इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। बुंदेलखंड पानी की भारी कमी से जूझ रहा है। सूखा एक तरह से यहाँ की नियति बन गया है। पानी की कमी के कारण पैदावार कम होती है और किसान परेशान रहते हैं। जाहिर है हमीरपुर जिले में भी सिंचाई सुविधाओं की कमी है। यहाँ लगातार बारिश में कमी दर्ज की जा रही है। पूरे जिले की सिर्फ 27.7% भूमि ही सिंचित है। बाकी 72.3% जमीन बारिश के पानी पर निर्भर है। कम पानी की वजह से दलहनी फसल अच्छी नहीं होती और वो मुरझा जाती है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने सिंचाई के दूसरे तरीके अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया। ऐसे तरीके जो कम पानी में ज्यादा जमीन की सिंचाई कर सके। स्प्रिंकलर यानी फव्वारा और ड्रिप यानी टपक सिंचाई प्रणाली ऐसे ही इलाकों के लिए बनी है। हमीरपुर के कुरारा में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किसानों के बीच इन सिंचाई प्रणालियों का प्रचार प्रसार किया और जगह जगह उनका प्रदर्शन किया। मकसद था सिंचाई जल की उपयोग दक्षता को बढ़ाना। ऐसा करने से दलहन में कम उत्पादन की समस्या से बचा जा सकता था। वैज्ञानिकों की टीम ने हालात का विश्लेषण किया और पाया कि दलहन उगाने वाले किसान अक्सर प्रवाहित सिंचाई करते हैं, जबकि इस फसल को हल्की सिंचाई की जरूरत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए टीम ने दलहन उत्पादन में हल्की और समान सिंचाई करने वाली फव्वारा प्रणाली को बेहतर पाया। सिंचाई की इस प्रणाली ने कमाल कर दिया और पैदावार 17.31 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रही। ये आम सिंचाई के दौरान हुए उत्पादन से करीब 34% ज्यादा थी। इतना ही नहीं, लागत में भी 11% की अच्छी खासी कमी रही। उत्पादन बढ़ा तो किसानों की आमदनी भी बढ़ गई। प्रवाहित सिंचाई से एक तो पानी ज्यादा खर्च होता है और सभी पौधों की समान रूप से सिंचाई नहीं हो पाती, जबकि फव्वारा सिंचाई प्रणाली पानी की बचत करती है और सभी पौधों तक समान रूप से पानी पहुंचाती है। हमीरपुर में प्रदर्शन के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि स्प्रिंकलर पद्धति से 40 से 45% तक पानी की बचत हुई। अच्छे परिणाम मिले तो वैज्ञानिकों का भी हौसला बढ़ा। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश बागवानी विभाग ने बुंदेलखंड के सभी जिलों में इस प्रौद्योगिकी का प्रचार प्रसार शुरू किया। अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। देश में हो रहे कृषि सुधार समग्र विकास का आधार बनेंगे 3 नए कानून। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। हमारे साथ जो कृषि बाजार के जानकार हैं विजय सरदाना जी, इस बारे में विजय जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे किस तरीके से जो बिल हैं किसानों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाएंगे। विजय जी, यहाँ सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर खास तौर से बात हम कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य की करते हैं, ये जो बिल जिस तरीके से पास किया गया और यहाँ पर कहीं ना कहीं संभावनाएं ढूंढने की कोशिश लगातार केंद्र सरकार की रही है जो कि किसानों के हित में हो, आप किस नजरिए से देख रहे हैं इसको? देखिए, ये जो 3 कानून सरकार लाई और खासकर जो ट्रेड बिल लेके आई है, ये किसानों की डिमांड पिछले 30-40 साल से थी। जी, आप किसी भी किसानों के ज्ञापन को उठा लीजिए, किसानों की मांगों की चार्टर को उठा लीजिए, हर किसान नेता ने पिछले 30 से 40 साल में एक ही बात कही थी कि हमें मंडियों से, बिचौलियों से मुक्त करा दिया जाए। जी, आज जब सरकार ने ये कदम सरकार जनता की और किसानों की डिमांड पे उठाया है तो ऐतराज क्यों हो रहा है, मुझे तो ये बात समझ नहीं है। जी बिल्कुल। दूसरा सवाल जो मैं हमेशा हर आदमी से पूछता हूं कि जब एज ए कंज्यूमर मैं किसान के सामान का 50 रुपए दिल्ली में दे रहा हूं, उस सामान की कीमत जो है किसान को 5 रुपए पहुंच रही है। जी, ये बीच में 45 रुपए रख कौन रहा है? कौन लोग हैं जो ना पैदा कर रहे हैं ना कंज्यूम कर रहे हैं, फिर भी 45 रुपए अपनी जेब में डाल रहे हैं? ये लोग कौन है? ये कहां से आए? जी, इनको किसने अधिकार दिया? जो हमारा अभी तक सिस्टम जो चलता रहा है वो किसानों के हित में नहीं था। जी, यानी एक शुद्ध लाभ जो है वो किसान के पास पहुंच सकेगा निश्चित रूप से। जी, जब वो मेरे से डायरेक्ट डील करेगा, बीच में कोई उसका हिस्से की मांग करने वाला कोई नहीं होगा, कोई बीच में दलाली नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से जैसे आज हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं, जी, दलाल नहीं है तो किसानों के बैंक अकाउंट में जो सरकार पैसा भेज रही है वो पूरा पहुंच रहा है। जी, इसी तरह से जब किसान कंज्यूमर से डायरेक्ट डील करेगा, बायर से डायरेक्ट डील करेगा, तो जो बायर पैसा देगा वो सीधा किसान के हाथ में देगा। जी बिल्कुल विजय जी, किसान को मिलेगा। जी, और अगर देखा जाए, क्योंकि पिछले कई सालों की भी अगर बात की जाए, जो तमाम योजनाएं आती हैं किसानों के हित में हैं, और शुरुआत में हम देखते हैं कि किसी वजह से एक विरोधाभास या इस तरह की भ्रांति फैला दी जाती है कि ये सही नहीं है, लेकिन बाद में हम अगर देखा जाए जो परिणाम है वो काफ़ी सकारात्मक आते हैं और किसान खुद कहते हैं, जैसा आपने कहा कि एक मांग हमारी चली आ रही थी और वो पूरी हुई, उसका फायदा हमें मिल रहा है। बिल्कुल सही है। देखिए, आप इतिहास पे जाइए भारत के। हिंदुस्तान में जब फैक्स मशीन आई तब लोगों ने हड़ताल की। जी, हिंदुस्तान में जब कंप्यूटर आए तब हड़ताल हुई। हिंदुस्तान में जब प्राइवेट एयरलाइंस आई तब हड़ताल हुई। जब प्राइवेट टेलीफोन आए तब हड़ताल हुई। जी, इंटरनेट आया तो हड़ताल हुई। प्राइवेट हॉस्पिटल आए तो हड़ताल हुई। हमारे यहाँ तो आप कुछ भी बदलाव करेंगे तो कोई ना कोई ऐसा वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप है जी, जो हड़ताल पे उतर जाएगा। आज जब आप किसानों के हित की बात कर रहे हो, जो लोग किसानों का हक मारते थे, मैं जैसा आपको पहले कहा कि जो लोग मेरे 45 रुपए रख के किसान को 5 रुपए देते थे, जी, वो तो नहीं चाहेंगे ना कि सुधार हो, क्योंकि वो 45 रुपए फिर अपनी जेब में कैसे डालेंगे? जी बिल्कुल। वो तो चाहते ही नहीं कि किसान और कंज्यूमर आमने सामने आए। वो तो चाहते हैं कि जैसे आज तक वो कंज्यूमर को महंगे दाम पे और किसान से सस्ते दाम पे खरीदते थे और बीच का मुनाफा अपनी जेब में डालते थे, जी, ये सिस्टम चलता रहे। जी, उसी से उनकी दुकानदारी चलती है, उन्हीं से उनकी राजनीति चलती है। जी, यानी हम वही लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं और कोई विरोध नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल, सीधे तौर पर मान सकते हैं जो बदलाव है ये देश को बेहतरी की तरफ लेके जा रहा है। बिल्कुल लेके जा रहा है। आज की तारीख में हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं उसी बात को कह रहा हूँ। जी, आज जो 50 रुपए की सब्जी है, किसान को 5 रुपए मिल रहा है। कल को किसान मेरे पास आएगा, कहेगा सर मैं आपको 20 रुपए में सब्जी देता हूँ। जी, किसान को 5 का 20 रुपए मिला, बिल्कुल, मेरे को 50 के 30 रुपए देने पड़े या 20 रुपए देने पड़े, मेरे 20 रुपए बचे, किसान के 20 रुपए एक्स्ट्रा इनकम हुई, तो देश में एफिशिएंसी बढ़ी ना। जी बिल्कुल, तो यानी एफिशिएंसी बढ़ी तो देश का फायदा हुआ, नुकसान किसका हुआ? जी, यानी जो उत्पादन कर रहा है वहां भी फायदा और उपभोक्ता तक ये सीधा फायदा पहुंच सकेगा। इसी से इकोनॉमिक इंप्रूव होगी, इसी से आप कॉम्पिटिटिव में आओगे। जी, वही लोग बाजार में बचेंगे जो वैल्यू एडिशन करेंगे, जो वास्तव में कुछ
किसान को या तो सपोर्ट करेंगे या कंज्यूमर को सपोर्ट करेंगे। जी अभी जो दलाली हो रही है वो बगैर किसी मेहनत की हो रही है। बिल्कुल। मंडी में बैठे हैं, मेरे पास एक लाइसेंस है, आपकी मजबूरी है मेरे पास जाना, जी। क्योंकि सरकार ने मुझे एक लाइसेंस दे दिया और हमने कार्टेल बन के एक, जिसे कहते हैं कि एक माफिया सा बना लिया कि ना किसान मेरे से बात कर सकता है, ना मैं किसान से बात कर सकता हूं, आपको उस माफिया के थ्रू ही ट्रेड करना पड़ेगा। जी यही तो इस देश की ट्रेजेडी रही है। किसान गरीब क्यों रहा? इसीलिए तो गरीब रहा। जी, यानी पहले एक सीमित दायरा जो नजर आता था, अब उस दायरे को पूरी तरीके से हम मान सकते हैं किसान के लिए खोल दिया गया है और संभावनाएं अब किसानों के सामने हैं आने वाले समय में। बिल्कुल है, क्योंकि आज सबसे अच्छी बात क्या होगी जी, जब किसान मेरे पास सब्जी लेके आएगा। मान लीजिए आज वो टमाटर लेके आता है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि भाई तुम टमाटर तो ले आओ यार, अच्छा प्याज भी ले आओ, अच्छी अदरक भी ले आओ, अच्छी गेहूं भी दे सकते हो क्या, अच्छा तिलहन भी दे सकते हो क्या। किसान को पता लगेगा कि कंज्यूमर क्या चाहता है और वो किसान उस हिसाब से प्रोडक्शन करेगा। अगली बार जब वो मेरे से आएगा, कहेगा सर इस बार मैंने सरसों बोई है, आपको चाहिए तो मेरे को बताना, मैंने इस बार मूली बोई, आपको चाहिए तो बताना, या मैंने आपके लिए कुछ और उगाया है, आपको चाहिए तो बताना, तो मैं भी कहूंगा यार ले आना अगली बार। तो एक वार्तालाप डायरेक्ट बनेगा। जी विजय जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि और ज़्यादा फायदा आने वाले समय में किसानों को मिल सके। फिलहाल विजय सरदाना जी, आपका और डॉक्टर सुरेश पाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की और ये पूरी तरीके से आपने जानकारी दी, बताया कितने महत्वपूर्ण हैं तीनों बिल और ख़ासतौर से जो कुछ भ्रांतियाँ फैला दी गई हैं या विरोधाभास जो नज़र आ रहा है, उसको किनारे करके जो किसान हैं उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना एक कदम आगे लाकर अपनी जो भागीदारी है, जो अपना योगदान है, वो भी निभाना चाहिए। आज के हमारे इस खास अंक में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।